सिर्फ अहमक ही नहीं बल्कि जालिम भी है साहब। वो इतना पीटा है बच्ची को। कल जब बच्ची रोती बिलखती घर आई तो जी में आया कि जाके उस कमजर्फ को कत्ल कर दूं या अपने आप को खत्म कर लूं, लेकिन वैसे आपके दामाद का नाम क्या है? ज़ारून मखदूमी। देखिए, क्योंकि मामला आपकी बेटी से जुड़ा हुआ है, हमें उनसे भी बात करनी पड़ेगी। उन्हें यहाँ बुलवाइए। जी सर। ये ज़ारून से जरा बोलूंगा। ओके सर, आइए। आपके ससुर ने आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया है। आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? सरासर झूठा इल्जाम है ये मेरे बच्चे पर। गलत बयानी की है उन लोगों ने आपसे। सर, आयशा मेरी बीवी है और मैं उसे तहे दिल से मोहब्बत करता हूँ। भला मैं उसे तकलीफ कैसे पहुंचा सकता हूँ? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आप चाहें तो आप आयशा से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देगी। आपके अब्बू ने आपके पति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है आपके साथ मारपीट करने की, लेकिन आपके पति का कहना है कि वो कंप्लेंट झूठी है। तो आप हमें बताइए कि सच क्या है? जी, ऐसा कुछ नहीं है। आयशा बेटा, तो फिर ये चोटें कैसे लगी आपको? वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। शायद अब्बू को गलतफहमी हो गई और वो यहाँ पर चले आए। रिपोर्ट लिखाने के पहले आपने बात नहीं की थी इनसे? डर गई है साहब, इसलिए हकीकत में पर्दा डालने की कोशिश कर रही। मैं आपके सामने इसकी कसम खा के कहता हूँ कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ज़ारून जिम्मेदार है। साहब, इतनी दहशत भरती है बच्ची के दिल में कि सच तक नहीं बोल पा रही है। किसी भी इंसान के पास जिंदगी में दो चीजें होती हैं जो बेशकीमती होती हैं। वो बिना फर्क के अमीर के पास भी होती हैं और गरीब के पास भी होती हैं। वो ना पैसा होता है, ना नाम और ना ही रुतबा। वो होते हैं उस इंसान के रिश्ते और समय। जो लोग अपने रिश्तों को पहचानने में भूल कर बैठते हैं या उनसे सतर्क नहीं रहते हैं, उनका क्या हश्र होता है। आइए देखते हैं हमारे आज के इस केस में। अम्मी, मैं तो कहती हूँ कि ये सारा कसूर ना ज़ारून भाई का है। कैसे उसे सर पे चढ़ाए घूमते थे, जब देखो तब आयशा आयशा आयशा। अब देख लीजिए नतीजा, पुलिस को झूठा इल्जाम लगाकर दरवाजे पर भेजा है। पता नहीं क्या देखकर निकाह किया था ज़ारून भाई ने उसके साथ। और आपको याद है ना, उसके पहले कदम जब इस घर में पड़े थे, मनूस खबर लेकर आई थी। हाँ बोल। क्या? एक मिनट, मगर ये हुआ कैसे? चल चल मैं देखता हूँ। क्या हुआ ज़ारून? मम्मी, वो अली का फोन आया था। हमारे ऑफिस की नई टैक्सी चोरी हो गई। तू सही कह रही है। जब से उस मनूस लड़की के कदम पड़े हैं इस घर में, हम पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। आइए आइए, माशाल्लाह। ये सब क्या हो रहा है बताएंगी आप? ये चोटें कैसे लग गई और मेरे बेटे पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई है आपकी? तुम अंदर जाओ। अरे लेकिन मैं उससे बात कर रही हूँ। सुनो, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। जवाब देके जाओ मुझे, क्यों किया तुमने ये सब? अरे अम्मी, जाने दो उसे और खत्म करो उस मसले को। आप इधर आओ। लेकिन कुछ अम्मी, आप बैठिए, इधर आओ। सब खैरियत है? साला मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। पिछले 3 महीनों से झटके पे झटके लगे जा रहे हैं। पहले 3 टैक्सी में से एक अफजल लेके भाग गया और दूसरे का एक्सीडेंट, और अभी तीसरी का चोरी। ज़ारून सुन, हमें ना पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। वो ना हो साला कोई अपना ही आदमी जो सारे काम कर रहा है। नहीं अल्ताफ, यहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो अपने ही तो हैं। मेरा यकीन है कि अगर इनमें से किसी ने भी चोरी करी है ना, तो
तो जरूर किसी मजबूरी में करी होगी, वरना ऐसे कौन चोरी करता है। देख ज़ारून, इतना मैंने कहा ना, यहाँ पुलिस नहीं आएगी तो नहीं आएगी। आप ये क्या कर रहे हैं? आपके ये सब करने से हमारी जिंदगी नहीं चलने वाली। जरा घर पे भी नजर रखिए कि घर पे क्या चल रहा है। तो क्या करूं? क्यों? आपको नहीं पता कि ज़ारून को जो रोज रोज के नुकसान लग रहे हैं उससे अम्मी खफा चल रही है। अजी मैं तो कहती हूँ कि यही सही मौका है अम्मी का लाडला बनने के, वरना ज़ारून पूरी जिंदगी भर अम्मी का लाडला बना रहेगा और मलाई खाता रहेगा। ज़ारून के परिवार में कुछ छोटी मोटी दरारें नजर आ रही थी, लेकिन फिलहाल वो उसकी और आयशा की जिंदगी पर उतना असर डालती नहीं दिख रही थी। जिस बात का उनकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ रहा था वो था उनका अपना रिश्ता, जिसे आयशा का परिवार बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसीलिए जब भी आयशा के पिता को मौका मिलता वो आयशा को अपने साथ ले जाते और ज़ारून को उससे मिलना तो दूर, बात करने तक की भी इजाजत नहीं थी। आयशा ने ज़ारून के साथ जितना वक्त अपने ससुराल में गुजारा था उससे कहीं ज्यादा वक्त उसने अपने मायके में बिताया था, और शायद इसी सबसे परेशान होकर ज़ारून वो कदम उठा बैठा जो उसे नहीं उठाना चाहिए था। अम्मी हौसला रखिए, पता नहीं किस हालत में होगा। डॉक्टर साहब, मैं एक बार अपने बच्चे से मिल सकती हूँ क्या? जब तक पुलिस आकर उसका बयान नहीं ले लेती कोई उससे नहीं मिल सकता है। एक बार मिल लेते सिर्फ। प्लीज आप लोग बैठिए, पुलिस बयान ले ले, उसके बाद आप लोग मिल लीजिएगा। आइए एक्सक्यूज मी। बैठिए। कैसी हालत? खतरे से बाहर है, खाने में जहर था। अब उसने ये जहर अपने खाने में मिलाया था या बाहर से किसी और ने उसे मारने की कोशिश की थी, ये कहना मुश्किल है। उसे कौन मारेगा साहब? खुदकुशी करने की कोशिश की है उसने। क्यों? ज़ारून भाई के ससुराल वालों के चलते साहब। वो लोग कई दिनों से ज़ारून भाई पे जोर डाल रहे थे कि वो आयशा को तलाक दे दे, लेकिन ऐसा ज़ारून भाई करना नहीं चाहते थे। इसी के चलते परेशान थे वो। हाँ साहब, आयशा के घर वाले जिम्मेदार इन सब काम के लिए। तब आप उनको गिरफ्तार कीजिए। ज़ारून ने ये सब उनकी वजह से ही किया है। साहब, मुझे नहीं पता कि आयशा के घर वाले हमें क्यों अलग करना चाहते थे, लेकिन आयशा के बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। इसलिए मुझे इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला। जरा खुल के बताओगे कि चल क्या रहा था? मैं आयशा से बेहद मोहब्बत करता हूँ सर, और ये बात उसके घर वाले अच्छे से जानते हैं। उन्हें पता है कि मैं उसे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, इसलिए उन्होंने आयशा का इस्तेमाल करके मुझ पर दबाव डाला। फिर उस दिन मत मारिए मेरी आयशा को, आपको खुदा का वास्ता है। आप जो बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, जो मांगेंगे वो दूंगा, लेकिन मेरी आयशा पे ऐसा जुल्म ना कीजिए प्लीज। तू हामी भर, क्या आयशा को तलाक देगा? जब तलाक नहीं दिया ना तो ऐसे ही मार मार के इसकी जान निकाल दूंगा, बता देता हूँ। आयशा! उसकी चीखें सुन के जान सूखी जा रही थी मेरी सर, और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था मैं, उसे और तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने उसे तलाक दे दिया। आपको अल्लाह का वास्ता, प्लीज मुझे मेरी आयशा वापस दिला दीजिए प्लीज। बड़ी अजीब केस है सर, कभी ससुर दामाद पर इल्जाम लगा रहा है तो कभी दामाद ससुर पर, और इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी हमें ये नहीं पता चल रहा है कि असली में मामला क्या है। एक बात तो पक्की है भोसले कि ये ससुर और दामाद दोनों हमसे कुछ ना कुछ जरूर छिपा रहे हैं। लेकिन सर जब हमने पिछली मरतबा उससे पूछताछ की थी तो उसने हमें कुछ नहीं बताया था। अपनी चोटों की वजह भी उसने सीढ़ियों से गिरना बताया था। लेकिन अब हालात अलग हैं भोसले, अब उसके पति ने जान देने की कोशिश की है, हो सकता है वो भी कुछ अलग बोले। हुजूर, आप लोग यहाँ आइए, अंदर आइए। रहने दीजिए, चलिए, आपको गिरफ्तार करने आए। आपके दामाद ज़ारून ने आत्महत्या करने की कोशिश की है और अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बनता है आप पर। या अल्लाह, सर वो कहाँ पे है? ठीक है ना वो? फिलहाल वो खतरे से बाहर है, लेकिन उसका कहना है कि आपके अब्बू ने आपके साथ मारपीट करके उस पर दबाव डाला था तलाक के लिए। लेके चलो साहब, वो खबीस ज़ारून झूठ बोल रहा है साहब। अपनी मर्जी से खुद उसने मेरी बेटी को तलाक दिया साहब। जाके पकड़ना तो उसे पकड़िए, उसे जेल में डालिए। काय करायचं आणि काय नाही ते आम्ही बघू, तू चल।
देखिए उसमें गलती कर रहे हैं आप लोग। अल्लाह के नेक बंदे पर जुल्म कर रहे हैं आप लोग। देखिए हमारी बात सुनिए साहब, हमने कुछ किया नहीं है। आयशा और जारून के माता पिता में से कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ, अब तक इसका फैसला नहीं हो पाया था। पुलिस ने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के चार्ज में आयशा के पिता को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ जारून से तलाक लेने के बाद आयशा इद्दत के वक्फे को पूरा करने के लिए जारून के घर लौट आई थी। जारून और आयशा का रिश्ता या उसे लेकर उनकी सोच उनका जाती मामला था, लेकिन चूंकि ये पूरा मामला इस रिश्ते को लेकर शुरू हुआ था, तो देखना यह था कि उनका ये साथ इस मामले पर कैसे और कितना असर डालता है। आपने पुलिस से अब्बू की शिकायत क्यों की? खबर है आपको अब्बू जेल में बंद है। भाभी जान, इसको ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था। हालत देख रहे हैं आप इसकी, क्या हाल बना लिया। और भाभी जान, जो हुआ अच्छा ही हुआ, कम से कम आपकी जिंदगी में खुराफात तो नहीं करेंगे। देखिए अल्ताफ भाई, ये हमारा जाती मामला है, प्लीज इसमें दखल अंदाजी मत कीजिए। आयशा, 1 मिनट। रात काफी हो चुकी है, आपकी अम्मी आपकी राह देख रही होंगी। ख्याल रखना अपना भाई। अल्लाह हाफिज। अरे सुनो, यहाँ नाम क्या है तुम्हारा? अली नाम है साहब मेरा। जारून भाई के इधर काम करता हूँ मैं। अच्छा, सुना है पिछले कुछ दिनों से जारून भाई का धंधा कुछ मंदा चल रहा है। हाँ साहब, धंधा काफी मंदा है साहब। कुछ दिन पहले एक गाड़ी चोरी हो गई, फिर उसके बाद एक गाड़ी का जोरदार एक्सीडेंट हो गया, और अभी कुछ दिन पहले ही ऑफिस में चोरी भी हुई है साहब। अच्छा, जारून भाई का कोई अच्छा दोस्त या कोई दुश्मन तुम्हारी नजर में? दुश्मन का तो पता नहीं साहब, पर हाँ अल्ताफ भाई उनके काफी करीबी हैं और यहीं साथ में काम भी करते हैं। और हाँ साहब, जारून भाई उनको अपने भाई जैसा ही मानते साहब। आपने अल्ताफ के कहने पर खुदकुशी करने का नाटक किया? नाटक नहीं था ये, सच में मरना चाहता था मैं, और पुलिस के आने से पहले अल्ताफ मेरे पास आया था और उसी ने मुझे ये आइडिया दिया था, जो कि काम करके अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आयशा, हम हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और अपने घर वालों से भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। इसीलिए इतना जुल्म सहने के बाद भी हमने अपना मुंह नहीं खोला। मुझे यकीन है एक दिन वक्त आएगा और वो समझ जाएंगे। तू बहुत अच्छी है आयशा, लेकिन तेरे घर वाले बिल्कुल भी नेक नहीं है। वो हमें बिल्कुल भी सुकून से जीने नहीं देंगे। मेरी बात सुन, अल्ताफ के पास एक और आइडिया है। आइडिया? हाँ। कैसा आइडिया? मतलब आयशा के पिता ने सही कहा था कि जारून के बिजनेस की हालत वाकई में बहुत खराब है। गुड मॉर्निंग सर, चाय लीजिए। लेकिन जिस तरह से बिजनेस में बार बार नुकसान हो रहा है, वो भी नॉर्मल नहीं लगता है। सर, मैंने जारून के ऑफिस में काम करने वाले हर एक शख्स से बात की। सभी को यही लगता है कि जारून के सबसे करीबी कोई ऐसा है जो उसके साथ छुपकर दुश्मनी निभा रहा है। क्या लगता है तुम्हें, कौन हो सकता है वो करीबी? सर, कोई दोस्त भी हो सकता है और कोई दुश्मन भी। अगर दुश्मन के बारे में बात की जाए तो आयशा का परिवार, जिन्हें जारून को तकलीफ पहुंचा के खुशी मिलेगी। दोस्त के बारे में बात की जाए तो एक ही ऐसा शख्स है जो जारून के सबसे करीबी भी था और उसका एम्प्लॉय भी, और वो है अल्ताफ। इस जारून से पूछताछ करो। इसके दोस्तों और दुश्मनों को पहचानने से पहले इसे जानना बहुत जरूरी है। ओके सर। जारून कहाँ है? तो जारून तो कल से घर पर नहीं आए। कहाँ गया? हमें तो खुद उसकी फिक्र हो रही है साहब, पता नहीं कहाँ चला गया है। उसका मोबाइल भी यहीं पर पड़ा है। ऐसे अचानक वो कहाँ जा सकते हैं आप, और वो भी अपना मोबाइल छोड़कर? सर, हम लोग सच कह रहे हैं, हम लोग को नहीं मालूम। हमें भी उनकी बहुत फिक्र हो रही है। अम्मी, अम्मी, आपकी अलमारी से सारे जेवर गायब हैं। जब मैंने दवाई लेने के लिए अलमारी खोली तो देखा जेवर नहीं था। मुझे तो लगता है कि जारून भाई सारे जेवर लेकर भाग गए। चलिए, आप लोग यही रुकिए। अपने घर से जेवर चोरी करके जारून रातों रात गायब हो चुका था। ये काफी अजीब बात थी, लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि ऐसा करने से पहले उसने अपनी पत्नी आयशा से भी कोई बात नहीं की थी,
जिससे अलग होने के सिर्फ ख्याल से ही वो अपनी जान देने की कोशिश कर चुका था। सर, कल रात मैं और मायरा सहर भाभी के घर पे गए हुए थे। उनकी अम्मी की तबीयत खराब चल रही थी तो उनको देखने चले गए। घर लौटने में देर हो गई और जब घर पे पहुंचे तो बिस्तर पर जारून का फोन था, पर जारून घर पर नहीं थे। और आप दोनों? आप तो घर पे ही थे। सब जारून और रफीक दोनों के आने से पहले ही मेरी आंख लग गई थी, और वैसे भी इन दोनों के काम से लौटने का कोई तय वक्त नहीं है, अक्सर देर हो जाया करती है, तो इसीलिए उन दोनों को ही हमने एक एक चाबी देके रखी हुई है। अगर जारून रात को आया भी होगा तो मुझे नहीं पता। मेरी आंख तो तब खुली जब बहुएं वापस आईं और आयशा ने मुझसे जारून के बारे में पूछा। काम के सिलसिले में कल रात मुझे भी आने में देर हो गई थी और मैं आते ही सो गया था। जारून घर पे था या नहीं ये मुझे नहीं पता। मुझे लगता है साहब कि पक्का आयशा के घर वालों ने जारून को गायब किया है। हाँ साहब, वो जारून ने उन पर केस करवाया था ना, तो सब अंदर हो गए थे। तो उन्हें लगा होगा कि जब जारून ही नहीं रहेगा तो केस भी नहीं रहेगा। लेकिन आयशा के घर वालों को जारून से इतनी क्या प्रॉब्लम थी कि अपने बेटी के पति से ही वो इतनी नफरत करते थे? साहब, जारून का भी एक टाइम था जब उसके सितारे एकदम बुलंदी पे थे। तब साहब आयशा के घर वालों की बहुत मदद करता था। आयशा के घर वालों को लगा था कि आयशा की छोटी बहनों का निकाह भी जारून ही करवाएगा, और जारून को भी इससे कोई मनाही नहीं थी साहब। वो तो पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार था। बेचारे की किस्मत ने अचानक पलटा खाया, धंधे में भी नुकसान होने लगा, मार्केट से भी बहुत कर्जा हो गया था। और कहते हैं ना साहब कि जब बुरा वक्त आता है तो ही अपनों का पता चलता है, और वही हुआ। आयशा के घर वालों को लगा कि जारून उनके अब किसी काम का नहीं बचा, और बस साहब उन्होंने उससे आंखें फेरना शुरू कर दिया। तुम तो जारून के दोस्त हो ना, फिर उसके ससुराल वालों के बारे में तुम इतना कैसे जानते हो? साहब, एक दिन मैं आयशा के अब्बू से मिलने गया था। जारून ने भेजा था मुझे किसी काम से, तब आयशा के अब्बू ने मुझसे कहा था। देखो मियाँ, तुम हमें लालची समझोगे, लेकिन हमने अपनी बेटी का निकाह जारून से किस लिए करवाया था? ताकि हमारी बाकी की दोनों बेटियों का निकाह वो करवा सके। और उसका कारोबार है जो चलता ही नहीं है, तो निकाह कैसे करवाएगा? तो हम चाहते हैं कि वो आयशा को तलाक दे दे, ताकि हम उसका रिश्ता किसी ऐसे शख्स से कर सके जो बाकी की दोनों बेटियों के निकाह में हमारी मदद करने की औकात रखता हो। और फिर वो आयशा के महर की रकम भी तो लेनी है जारून से। चाचा, आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। अरे भाई, तलाक देगा, महर के पैसे लूंगा तो, और मैं निकाह कहाँ से करूंगा दोनों बच्चियों? मुझे पक्का यकीन है कि आयशा के घर वालों के ये काम है। ठीक है, अगर जारून के बारे में तुम्हें कुछ भी पता चलता है तो तुरंत हमें इन्फॉर्म कर देना। पक्का साहब, पक्का। भावसार, जरा गाडी थांबवा साईडला। हाँ अली। अस्सलाम साहब, आपको एक बात बतानी थी साहब। हाँ बोलो। जिस रात जारून भाई गायब हुए थे उसी दिन वो सुबह आए थे ऑफिस, और ऑफिस आते ही उन्होंने हिसाब किताब की फाइल देखी। देखते ही उनका दिमाग खराब हो गया, कुछ तो गड़बड़ है साहब। और जैसे मुझे पता चला जारून भाई गायब हो गए, मैंने वो फाइल उठा ली साहब। ये देखिए साहब, घपला हुआ है साहब कुछ। अब देखो, कंपनी के अकाउंट से अल्ताफ और रफीक के अकाउंट में काफी सारे पैसे ट्रांसफर हुए। ये क्या मामला है हम देख लेते हैं, और जारून के गायब होने से इसका कुछ ताल्लुक है भी या नहीं वो भी देख लेंगे। और हाँ, तुम्हारी जरूरत हमें आगे भी करेगी। जारून भाई के लिए तो सब कुछ भी करेगा सर। पुलिस स्टेशन गया। अब तक कितने का घपला किया है जारून की कंपनी के साथ? घपला? ये सब क्या बोल रहे हैं साहब? मैंने कोई घपला नहीं किया साहब। मैं और जुरून तो बचपन के दोस्त हैं साहब, बचपन के। एक दूसरे को सगे भाई से भी बढ़कर मानते हैं। और साहब, वहां जाकर आप किसी से भी पूछ लो, मेरी वफादारी पर आज तक किसी ने एक उंगली भी उठाई हो तो। अच्छा, वो जो लाखों का ट्रांजैक्शन कंपनी के अकाउंट से तेरे अकाउंट में हुआ है, उसकी क्या सफाई है? साहब, वो तो कुछ जारून ने ही मुझे दिए थे। हाँ साहब, असल में मेरी अम्मी बीच में सख्त बीमार पड़ गई थी तब। अगर डॉक्टर ने कहा है कि खाला का ऑपरेशन करना है तो करना है ना भाई। देख, तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तुझे पैसे दूंगा। आपको मेरे बारे में जो सोचना है वो सोचो, चाहे तो मेरी पूरी खोज खबर निकलवा लो। लेकिन साहब, एक बात मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ, जब सच्चाई सामने आएगी ना, तब आप देखना, असली गुनहगार ना साहब उस आयशा के घर वाले ही निकलेंगे। गुनहगार हम नहीं साहब, गुनहगार जारून था, उसके वो घर वाले हैं। लेकिन साहब, हमें इतना पता है कि उसे घर से जेवर चोरी नहीं हुए, क्योंकि हम अपनी बेटी आयशा का तलाक जारून से करवा रहे थे। और ये नाटक जेवर चोरी होने का उनके घर वालों ने रचा है, ताकि जब हम उनसे मेहर की रकम मांगे तो वो अपने हाथ उठा ले कि हम तो लुट गए, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कहां से दे मेहर। लेकिन तुम्हारी बेटी आयशा, वो तो अभी भी उसी घर में।
देखने से तो लगता है कि जारून ने जो कहा था वो सच है कि वो लोग तलाक नहीं चाहते थे, बल्कि तुम लोग जबरदस्ती उनको अलग करना चाहते थे। नहीं नहीं साहब, ये झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने तो कभी सोचा ही नहीं ऐसा। जारून की कंपनी के अकाउंट से 3 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए थे ना तूने, और उसके बाद घर से गहने भी तूने ही चुराए थे, हाँ? या फिर जारून को मार कर छीन लिए? नहीं साहब, सब मैंने कोई चोरी नहीं की साहब। सब मैं सच कह रहा हूँ। जारून ने जब धंधा शुरू किया तो अम्मी के कहने पर मैंने भी पैसा लगा दिया था साहब, और उसने खुद पार्टनरशिप दी थी मुझे, और बैंक में खाते में मेरा नाम उसने चढ़ाया था। मैंने एक पाई तक नहीं कमाई उसके धंधे से मैंने। और जब मैंने उससे अपने पैसे मांगे तो उसने बोला कि मैं बाद में देता हूँ, तब देता हूँ। टालम टोली करने लगा साहब। तो साहब मैंने 3 लाख रुपए उसके अकाउंट से निकाल के अपने अकाउंट में चढ़ा दिए साहब। बस मैंने सच कह रहा हूँ सब, इतना ही किया साहब, कसम से, अल्लाह कसम साहब, सच कह रहा हूँ साहब। उसमें हो सकता है कि अल्ताफ और रफीक दोनों मिलकर जारून को चीट कर रहे थे, और उस दिन जब जारून को इस बात का पता चला तो उसने उनसे जवाब और अपने पैसे वापस मांगे होंगे, और शायद उन दोनों ने मिलकर उसे कत्ल कर दिया। सर ये भी हो सकता है कि जानबूझकर अल्ताफ आयशा के पेरेंट्स का नाम ले रहा हो ताकि हमारा ध्यान उसकी तरफ ना जाए। लेकिन एक बात है जो अभी इस थ्योरी में फिट नहीं हो रही है, वो है जारून के घर से गायब हुई ज्वेलरी, जो कि तब से गायब है जब से जारून गायब है। अब अगर ये मान भी लिया जाए कि अल्ताफ और रफीक जारून को चीट कर रहे थे, तो भी ये जारून ऐसा क्या कर रहा था जिसके लिए उसे अपने ही घर में चोरी करनी पड़ी? सर ये भी हो सकता है कि ये चोरी जारून ने ना की हो, बल्कि रफीक ने की हो, और इस चोरी में रफीक की बीवी सहर ने उसका साथ दिया हो, क्योंकि सबसे पहले चोरी की बात उसे ही पता चली थी, और जारून ज्वेलरी लेकर भागने वाला था, ये बात भी सहर ने ही हमसे कही थी। जारून की माँ से बात करते हैं, देखते हैं अपने बेटों के बारे में वो क्या सोचती है। मुझे पक्का यकीन है साहब, वो जेवर जारून ही लेकर भागा है। सोचा था उन जेवरों के सहारे अपनी बेटी का निकाह करवा दूंगी, लेकिन वो सब लूट के ले गया साहब। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं आप कि ये चोरी जारून नहीं की? दुनिया जहान का कर्जा था उसके सर पर, और वो भागने से एक दिन पहले मुझसे वो जेवर मांग भी रहा था गिरवी रखने के लिए, और मेरे मना करने पर वो खूब लड़ा मुझसे साहब। तो क्या हुआ अगर ये जेवर तूने खरीदे थे? अरे रखे तो ये माहिरा के निकाह के लिए ना। ये जेवर मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी। अम्मी, माहिरा का निकाह करवाना मेरी जिम्मेदारी है, और आज तक मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। अब मेरा यकीन रखें, माहिरा का निकाह होने से पहले मैंने छुड़ा लूंगा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, और तू जो कुछ कहेगा ना मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जेवर मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी। तो रखो फिर चिपका कर इन्हें अपनी छाती से। अच्छा किया अल्लाह ने जो मैं ये बुरा वक्त दिखाया, कम से कम अपनों का असली चेहरा तो आया सामने। जारून, और एक बात याद रखना अम्मी, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। मेरा वक्त दोबारा बदलेगा, और जिस दिन बदलेगा ना मैं सबको देख लूंगा। मुझे नहीं पता था साहब कि जेवरों के साथ साथ मैं अपने बेटे को भी खो दूंगी। साहब आप सिर्फ मेरे बेटा ढूंढ दीजिए। मेरे लिए सबसे बड़ा गहना मेरा बेटा ही है। बॉस, स्केच आर्टिस्ट बुलाओ, और इनके जो जो गहने चोरी हुए हैं सारे आइटम्स के स्केचेस बनवाओ और ज्वेलर से पूछताछ करो। जारून या तो खुद या फिर किसी की मदद से गहने बेच चुका होगा, ये बेचने की कोशिश जरूर करेगा। आयशा, अबू आप यहाँ? जारून के जाने के बाद अब तेरे पास कोई बहाना नहीं रहा यहाँ रहने का, इसलिए हमेशा के लिए तुझे अपने साथ ले जाने आया हूँ। अबू जारून सिर्फ लापता हुए हैं, मरे नहीं हैं। और आप इतने यकीन से कैसे कह सकते कि वो मर चुके हैं? कहीं आपने तो जारून का कत्ल नहीं करवाया? आयशा, अपने बाप को कातिल कहती है बदसात? हाँ, क्योंकि अगर आप अपनी बेटी के साथ ये सब कर सकते हैं तो अपने मकसद को पूरा करने के लिए आप जारून का कत्ल नहीं करवा सकते हैं। क्या बात है, आज से पहले अपने परिवार के खिलाफ चू तक नहीं की, और आज इतना बड़ा हंगामा, वो भी सड़क पर। मुझे तो लगता है ये इन सबकी मिलीभगत है। सर मुझे तो ये पूरा मामला गड़बड़ लग रहा है। पहले तो आयशा का बाप जारून के खिलाफ कंप्लेंट करता है, बाद में पता चलता है कि जारून के ऑफिस में पैसों का गफला चल रहा था, उसके बाद जारून घर से गायब होता है और ज्वेलरी भी। सर पता ही नहीं चल रहा है ये चोरी का मामला है
डोमेस्टिक वायलेंस का है, फ्रॉड का है या मिसिंग का? भोसले, मुझे लगता है एक बड़े जुर्म के अलग अलग पहलू हैं, जिसमें चोरी भी शामिल है, डोमेस्टिक वायलेंस भी, फ्रॉड भी और किसी का गायब होना भी। और मुजरिम भी शायद कोई एक आदमी नहीं है, बल्कि अलग अलग लोग अपने मकसदों को पूरा करने के लिए चालें चल रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है या सगळ्यामध्ये जारूनचा काय रोल असू शकतो? कुछ दावे के साथ कह नहीं सकते, हो सकता है कि वो मुजरिम हो या शायद विक्टिम भी। क्या ज्वेलरीच्या स्केचेसचं काय झालं? सर, मैंने वो स्केचेस एरिया के सारे ज्वेलर्स में सर्कुलेट कर दिए, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला है। हेलो, लगता है इसने फिर से सुसाइड करने की कोशिश की और इस बार कामयाब हो गए। लेकिन भोसले, इसके चेहरे पर जो चोटों के निशान हैं, उन्हें देखकर लगता है कि किसी से लड़ाई झगड़ा या मारपीट हुई है, या फिर शायद खुद को बचाने की स्ट्रगल। इसके घर से यहाँ की दूरी कितनी होगी? करीब 1 घंटा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सर, मैंने हर फ्लोर पर चेक किया, लेकिन कहीं पर भी कोई स्ट्रगल या मारपीट के निशान नहीं है। सर, मुझे अभी भी ये सुसाइड केस लग रहा है, मर्डर केस नहीं। इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते भोसले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, पता चल जाएगा। क्या जारून वाकई किसी अपने की साजिश का शिकार हुआ था, या फिर वो कोई और था जिसने जारून के हालात और उसके बिगड़े हुए रिश्तों का फायदा उठाने की कोशिश की थी? यहाँ एक और अहम सवाल था, और वो ये था कि अगर जारून का कत्ल किया भी गया था तो उसकी वजह क्या थी? क्या सिर्फ कुछ लाख रुपयों के जेवर जो जारून घर से लेकर भागा था, या फिर कुछ और? सर, इसकी मौत ऊंचाई से गिरने से नहीं हुई, सर पे चोट लगने से मौत हुई है। बाद में इसकी बॉडी को ऊंचाई से फेंका गया, शायद इनकी बॉडी को दिखाया गया हो कि सुसाइड हुआ। मौत का वक्त क्या होगा? करीबन रात के 8 से 9 के बीच में। थैंक यू। सर, जारून के ऑफिस में काम करने वाले अली से और एक बात पता चली। जारून की जो टैक्सी चोरी हो गई थी, उस पर जो ड्राइवर था वो अल्ताफ का भाई अफजल था। अल्ताफ ने उसे काम पर रखा था और इसलिए जारून ने उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की थी। मतलब जारून के बिजनेस में हो रहे लगातार नुकसान के पीछे अल्ताफ का हाथ हो सकता है? हाथ हो सकता है नहीं सर, अल्ताफ के बैंक स्टेटमेंट को देखकर तो यही लग रहा है कि अल्ताफ का ही हाथ है, क्योंकि जब जब जारून को बिजनेस में बड़ा लॉस हुआ है, तब तब अल्ताफ को उतना ही फायदा हुआ है। जब जारून की टैक्सी चोरी हो गई थी, उसके 1 हफ्ते के बाद लगभग 3 लाख रुपए की एंट्री अल्ताफ के बैंक रिकॉर्ड में। जारून के ऑफिस से 1.5 लाख रुपए चोरी हो गए थे, उसकी भी एंट्री अल्ताफ के इस बैंक अकाउंट में है। सर, ऐसी कई सारी एंट्रीज है जो जारून के नुकसान से मैच हो रही है। मतलब जारून को अल्ताफ की इस धोखाधड़ी का पता चल गया होगा, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा, और फिर अल्ताफ ने या तो उसे खुद मार दिया या फिर अपने उस मौसेरे भाई अफजल से मरवा दिया। अल्ताफ और उसके कजिन अफजल दोनों के फोन की लोकेशन जारून के मर्डर और वक्त के साथ मैच करो और दोनों को उठा कर लो। ओके सर। वो टैक्सी तूने चुराई थी ना? जी साहब, मैंने चुराई थी जारून भाई की टैक्सी, पर साहब वो तो मैंने अल्ताफ भाई के कहने पे चुराई थी साहब। साहब एक मिनट साहब, आपके पास कोई कंप्लेंट है क्या साहब? बताओ साहब। जारून ने ना तो तक चोरी को कंप्लेंट कराई, ना कोई हेरा फेरी की साहब, तो साहब क्यों उठा के लेके आए हो हमें? और साहब, जिसकी गाड़ी जिसके पैसे, जब वही मर गया तो क्या साबित कर पाओगे आप? बताओ क्या साबित कर पाऊंगा मैं? बताओ क्या साबित कर पाऊंगा मैं? साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, जोड़ दो। सर, दोनों के मोबाइल लोकेशन आ गए, लेकिन क्राइम के वक्त ये दोनों क्राइम स्पॉट पर नहीं थे। हाँ सर,
अफजल उस वक्त अपने गांव में था और अल्ताफ टैक्सी चला रहा था। दोनों ने जरून को चीट किया है, लेकिन उसके कत्ल में इन दोनों का हाथ है ऐसे लगता तो नहीं है। पता नहीं भोसले, पर मुझे लग रहा है कि इस अल्ताफ का इस केस से काफी गहरा लेना देना कुछ तो है जो अब तक सामने नहीं आ रहा है। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों भाइयों का या फिर सिर्फ अल्ताफ का कोई पार्टनर हो जिससे उसने जारून का कत्ल करवाया हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए हमारे पास कुछ ठोस सबूत नहीं है और ना ही कोई ऐसा केस जिस वजह से हम इन दोनों को यहाँ पर ज्यादा देर तक रोक सकते हैं। रफीक को लेकर आओ। अब तक उससे उसके धंधे के बारे में कोई बात नहीं की हमने, अब करते हैं। ओके सर। जिस दिन जारून गायब हुआ तूने कहा कि तुझे किसी काम के चलते जल्दी जाना पड़ा। साहब मैं अपने पार्टनर के साथ में था। क्या नाम है पार्टनर का? साहब उसका इससे कुछ लेना देना नहीं साहब, वो बहुत अच्छा आदमी साहब, आपको उससे कुछ नहीं मिलेगा। किससे क्या मिलेगा ये हम डिसाइड कर लेंगे, तू नाम बता। साहब ने नाम पूछा है तुझसे। अल्ताफ साहब। अल्ताफ? वो मेरा पार्टनर है साहब। अब जब जारून का धंधा बहुत अच्छे से चल रहा था ना, तब मैं बहुत पहले से चाहता था कि मैं वो धंधा करूं, लेकिन साहब मुझे उसकी जानकारी नहीं थी साहब। तो मैंने अल्ताफ से बात की, अल्ताफ उस धंधे में माहिर था साहब, और उस रात में वो अल्ताफ के साथ ही रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। रेस्टोरेंट का नाम क्या है? कबाब चिली साहब, वो कॉलेज रोड पर है सब। सीसीटीवी है यहाँ? नहीं साहब, सीसीटीवी तो नहीं है। इन दो लड़कों को जरा ठीक से देखो। इनका कहना है कि 16 तारीख की रात को 10 बजे तक ये आपके होटल में ही थे। होंगे तो भी बता नहीं सकता साहब, क्योंकि रेगुलर कस्टमर तो है नहीं। ये रेस्टोरेंट है साहब, यहाँ कितने लोग रोज आते जाते हैं, अब किस किस का हिसाब रखें। भोसले, मुझे लगता है कि जो रफीक की देर रात तक काम करने वाली बात है वो झूठी है। वो सिर्फ अपने और अल्ताफ के लिए एलिबाइस तैयार कर रहा है। सर, श्योरिटी से कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास कुछ भी सबूत नहीं है। हाँ, लेकिन पॉसिबिलिटी तो बनती है। फिर भी दोनों पर नजर रखो। अगर अल्ताफ ने जारून को मारा है तो उसका मोटिव क्या था, और अगर रफीक ने अपने भाई को मारा है तो क्यों? अगर मर्डर को पकड़ना है तो मर्डर का मोटिव जानना बहुत जरूरी है। सर, एक इंटरेस्टिंग कड़ी मिली है। ये अल्ताफ के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि आयशा के बाप के बीच में और अल्ताफ के बीच में काफी सारे कॉल्स हुआ करते थे और इन दोनों की बातचीत आज तक जारी है। जारून का दोस्त उसके ससुर से क्या बात करता होगा? सर, अल्ताफ की शादी अब तक हुई नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बातचीत का आयशा से कुछ लेना देना हो? चलो। आयशा, इस अल्ताफ के बारे में क्या राय है तुम्हारी? जारून बहुत मानते थे उसे, पर मुझे वो शख्स कभी पसंद नहीं आया। सर, उसकी निगाहें बहुत खराब थी। जब भी वो हमारे आसपास हुआ करता था तो एक अजीब सी बेचैनी होती थी। कभी कुछ ऐसा हुआ जिससे तुम्हें लगा हो कि वो तुम में इंटरेस्टेड है? सर, जब जारून ने पहली बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी तो एक अजीब सी बात कही थी उन्होंने। देख, कुछ दिन में इद्दत का वक्फा पूरा हो जाएगा, फिर तेरा अब्बा तेरा निकाह किसी ना किसी से तो करवाएंगे ही करवाएंगे ना। तो मैंने सोचा कि अल्ताफ तुझसे निकाह कर लेगा। क्या? वो तुझसे कोई रिश्ता नहीं बनाएगा, हिफाजत करेगा तेरी। इससे बस मुझे थोड़ा वक्त मिल जाएगा अपने बिजनेस को संभालने के लिए, थोड़ा पैसा कमाने के लिए। और एक बार मैंने पैसा कमा लिया ना, उसके बाद तेरे अब्बा को भी हमारे रिश्ते से कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा, हम दोबारा निकाह कर लेंगे। थैंक यू। जी हाँ, अल्ताफ करना चाहता था आयशा से निकाह, और उसके लिए निकाह के खर्च के 3 लाख रुपए, और बाद में हमें सहारा देने के लिए महीने के 25,000 रुपए देने का वादा भी किया था उसने। लेकिन हमने ना तो हाँ कहा हुजूर और ना ही ना। लेकिन मन ही मन में आपने अल्ताफ का वो ऑफर मान लिया था और इसीलिए जारून पर दबाव डाल रहे थे तलाक के लिए, और आयशा के साथ मारपीट भी इसीलिए कर रहे थे ना। देखिए, जो भी बोलने वाले हैं सोच समझ कर बोलिए। आपका एक गलत जवाब आपको बहुत लंबे टाइम के लिए जेल पहुंचा सकता है। जी हाँ हुजूर, हम चाहते थे कि आयशा जारून से तलाक लेके अल्ताफ से निकाह कर ले, और उस पर जुल्म करने का तरीका भी हमें अल्ताफ ने ही बताया था। ये लो चचा 20,000 रुपए, अभी इतना ही रखो, और जैसा मैंने कहा वैसा करते जाओ। आयशा पे जुल्म ठाते रहना, क्योंकि आयशा पे जुल्म जारून बर्दाश्त कर नहीं पाएगा, और जैसा आप कहेंगे वैसा करेगा।
क्योंकि वो जानता था कि ज़ारून आयशा से बहुत मोहब्बत करता है और उसे बचाने के लिए वो उसे तलाक ज़रूर देगा। हमने वही किया हुजूर जो अल्ताफ ने हमें बताया। क्या हुआ साहब? साइड साहब पर बात क्या साहब? सर्च वारंट लेकर आए, तलाशी लो पूरे करके। कोना कोना छान मारो। चल। हाँ साहब, मैं आयशा से बहुत प्यार करता हूँ और साहब ये सारे प्लान मैंने आयशा को पाने के लिए ही बनाए थे। ज़ारून के धंधे में भी जितना नुकसान हुआ उन सबके पीछे भी मेरा ही हाथ था। मुझे पैसे चाहिए थे ताकि मैं आयशा के अब्बू को वो पैसे दे सकूं और आयशा से निकाह कर सकूं। आयशा के साथ मारपीट करने का आइडिया भी तूने ही दिया था ना उन्हें? हाँ साहब, मैंने दिया था और ज़ारून को भी मैंने ही समझाया था कि वो आयशा को तलाक दे दे और आयशा को मुझसे निकाह करने के लिए मनाए। और साहब मैंने उससे कहा कि मैं आयशा को उसकी अमानत की तरह संभाल कर रखूँगा। जब वो उसकी माली हालत से ठीक हो जाएगा तो मैं उसे फिर से तलाक दे दूंगा ताकि वो आयशा से फिर से निकाह कर सके। ज़ारून राज़ी भी हो गया था, लेकिन इससे पहले सब कुछ होता पता नहीं किसी ने उसको मार दिया। साहब किसी ने मारा उसे? तूने मारा? मैंने नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा। और साहब उसको मार के मुझे क्या मिलता? मेरा फायदा तो ज़ारून के जिंदा रहने में था, उसके मरने में नहीं। अगर ज़ारून जिंदा रहता साहब तो आयशा को मना सकता था मुझसे निकाह के लिए। तो साहब उसको मारकर मैं अपना नुकसान क्यों करूंगा? मैंने नहीं मारा। ये आयशा ही है सारे फसाद की जड़। अरे क्या से क्या हो गया जब से इस घर में उसके पैर पड़े। कितने अरमान थे तेरे भाई के तेरे निकाह को लेकर। मुझसे कहता था आप फिक्र ना कीजिए, मायरा का निकाह मैं करवाऊंगा और इतनी धूमधाम से करवाऊंगा ना कि पूरा का पूरा नासिक देखता रह जाएगा। आप देखना। निकाह तो नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ उसे दुनिया ने देखा। अम्मी, अम्मी मत रो। सर रफीक सच बोल रहा है। ज़ारून का मर्डर ना रफीक ने किया है ना ही अल्ताफ ने। ये देखिए सर, रेस्टोरेंट के सामने एक बैंक का एटीएम है जिसमें सीसीटीवी कैमरा है और ये रहे उसके फुटेज। इस फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ठीक 7:15 बजे रफीक और अल्ताफ दोनों जन रेस्टोरेंट में गए और 9:15 बजे के करीब ये दोनों जन रेस्टोरेंट से बाहर आए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ज़ारून का मर्डर 8 और 9 बजे के बीच में हुआ। इसका मतलब है ज़ारून के मर्डर से इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं। उसने अगर रफीक और अल्ताफ रेस्टोरेंट में थे, अफजल अपने गांव में था और आयशा का बाप अपने घर पे था, तो फिर ये कत्ल किया किसने? वो गहने जो ज़ारून के घर से चोरी हुए, उसकी कोई खबर? अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। अजीब नहीं लगता भोसले? अगर ज़ारून ने वो गहने चुराए होते तो उसने बेचकर अपना कर्जा चुकाया होता, और अगर उसके कातिल ने उससे गहने छीने होते तो उसने भी मार्केट में बेचा होता, और अगर ऐसा होता तो हमें खबर लग जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। क्या सर? पहला तो ये कि वो गहने किसी औरत ने चुराए जिसका मकसद उन्हें बेचना नहीं बल्कि इस्तेमाल करना है, और दूसरा अल्ताफ और उसके फुफेरे भाई ने गाड़ी की चोरी और पैसों की हेराफेरी का जुर्म कबूल किया और पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें अदालत में पेश किया। ज़ारून के चले जाने के बाद आयशा ने ज़ारून के परिवार वालों से किसी भी तरह की मेहर लेने से इनकार कर दिया। ज़ारून के कत्ल की तहकीकात अब भी जारी थी। पुलिस लगातार उस इलाके के ज्वेलरी शॉप वालों से संपर्क बनाए हुए थी क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि ज़ारून के कत्ल का राज किसी न किसी रूप में उन जेवरों से जुड़ा है। इस बीच 2 महीनों का वक्त गुजर चुका था और पुलिस के हाथ अब तक कोई सफलता नहीं लगी थी। और फिर एक दिन कोई ज़रूरी बात है तो मैं खुद आपके पास आ जाता हूँ। अभी मेरे बहन का रिश्ता होने वाला है। इस बार हमें तुमसे नहीं, तुम्हारे अम्मी के साथ बात करनी है। हम चारों पुलिस स्टेशन चला। हो सकता है जेवर खो गए थे, उसी मामले में शायद बात करनी।
मैं आती हूँ। आइए। बताइए तो सही मुझे आखिर बात क्या है। साहब साहब मुझे यहाँ ऐसे क्यों बुलाया? बात क्या है? जेवर मिल गए क्या? हाँ भी और नहीं भी। मैं कुछ समझी नहीं। आपके चोरी हुए जेवरों को हम पिछले 3 महीनों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। फिर हमें लगा कि कहीं उन स्केचेस में कोई गड़बड़ तो नहीं है जो आपने हमारे स्केच आर्टिस्ट के साथ बैठकर बनवाए थे। तो वो स्केचेस लेकर हम उस सुनार के पास गए जिनसे जारून ने वो गहने बनवाए थे। और उसने हमें बताया कि ये तो वो गहने हैं ही नहीं। कंफर्म करने के लिए हमने आयशा को भी वहां बुलवा लिया और उसने भी यही बताया कि ये वो जेवर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे स्केच आर्टिस्ट से आपने जानबूझकर गलत स्केचेस बनवाए थे। क्यों? बोलिए। उन जेवरों के लिए नहीं मारा मैंने अपने जारून को। उसे कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था मेरा। पर जब से वो लड़की आशा उसकी जिंदगी में आई, जारून का धंधा बंद होने लगा। उस पर भारी कर्जा हो गया था। साहब घर में सिर्फ वो ही जेवर बचे थे जिनके सहारे मैं अपनी बेटी की निकाह करने के बाबत सोच रही थी। पर जारून वो जेवर भी मुझसे मांग बैठा। कुछ समझने को तैयार नहीं था। मैं नहीं मानी तो वो जबरदस्ती उन जेवरों को मुझसे छीनने की कोशिश करने लगा साहब। और फिर गुस्से में साहब मुझे नहीं पता था वो बच्चा। मैं नहीं जानती थी। मैंने तो बस ऐसे ही गुस्से में। फिर क्या हुआ? मैं जैसे अपनी सुध बुध खो बैठी थी। मुझे होश तब आया जब रफीक लौट कर आया। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ इसको? मैंने मार दिया अपने बच्चे को। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूंगा। रफीक ने मेरा हौसला बढ़ाया, कहा कि जो कुछ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और फिर हमने अम्मी ने मुझसे कभी इतनी मोहब्बत नहीं की जितनी वो जारून से किया करती थी। मैं अम्मी को बहुत चाहता हूँ पर उनको जेल जाते नहीं देख सकता था, और ना ही मैं अपनी बहन माहिरा का निकाह में कोई परेशानी चाहता था। इसलिए मैंने अम्मी को सलाह दी कि जेवरों को छुपा दे और उसके बाद उसका इल्जाम जारून पर लगा दे। लेकिन जेवर तो तुम्हारे घर पर ही थे और वहीं रहने वाले थे, तो फिर ये चोरी का नाटक क्यों किया? आयशा का तलाक हो चुका था जारून से। इद्दत का वक्फा पूरा होने के बाद जब वो घर जाती तो महर की रकम हमें देनी पड़ती। हमारे पास तो पैसे थे नहीं, तो फिर जेवर देने पड़ते। इसलिए हमने जेवर छुपा दिए थे। इसे तकदीर का खेल कहें या त्रासदी कि जारून को इस दुनिया में लाने वाली उसकी माँ ही उसके अचानक इस दुनिया से चले जाने की वजह बन बैठी। जरा सोचिए, अगर वक्त रहते जारून ने अपने रिश्तों को परखा होता, जांचा होता और हर उस रिश्ते से उस शख्स से दूरी बना ली होती जो कि गलत था, तो क्या आज उसका ये अंजाम होता? हरगिज नहीं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।